हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ। इस क्लास में हम लोग समुद्री विज्ञान की प्रकृति यानी ओशियानोग्राफी ऑफ नेचर देखेंगे। और उससे पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि नेचर हम जब कहते हैं किसी विषय का तो वो क्या होता है। उसमें हम लोग उसके गुण विशेषताओं को शामिल करते हैं और उसके मूल को शामिल करते हैं। उसके मूल तत्व क्या हैं, उसका मूलभूत सिद्धांत क्या है, ये सभी चीज़ें किसी विषय की प्रकृति के अंतर्गत आती है। और यदि हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी को 5 प्रमुख मंडल में बांटा गया है। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और हिममंडल। स्थल मंडल की हम लोग बात करें तो इसमें स्थलीय भाग होते हैं जिसमें चट्टानें हो सकती हैं, मैदान हो सकते हैं और उसके अलावा भूपरपट्टी, मेंटल कोर, ये सभी चीज़ें आती हैं। जलमंडल जब हम कहते हैं तो वे सभी भाग जो जल से ढके हुए हैं जैसे झील, नदी, तालाब, समुद्र, सागर, ये सभी चीज़ें जलमंडल में आती हैं। और वायुमंडल जब हम कहते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय परत है उसको वायुमंडल कहा जाता है। जैवमंडल के अंतर्गत उन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है जो जीवित प्राणी या जीवित पौधे पाए जाते हैं। उन सभी चीज़ों को जैवमंडल में रखा जाता है। हिममंडल वैसे भाग होते हैं जो जल के जमे हुए भाग के रूप में दिखते हैं, जैसे बर्फ़ हो गए या हिमनद हो गए, बर्फ़ की चादर हो गई, तो वैसे भागों को हिममंडल में रखा जाता है। जब हम लोग जलमंडल को देखें तो ये बहुत ही बड़े भाग को अपने में शामिल करता है। यदि हम लोग पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल देखें तो लगभग 509 वर्ग किलोमीटर है और उसमें से जलमंडल का क्षेत्रफल जो है 361 वर्ग किलोमीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो 70.8% यानी लगभग 71% जो है वो पृथ्वी में जल से ढकी हुई भाग है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जलमंडल का भाग 70% है। और इस जलमंडल का जो भाग है जिसको हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं, उसी के अध्ययन को समुद्र विज्ञान कहा जाता है। यहाँ पर देखें तो जलीय भाग को जलमंडल कहते हैं और इस जलमंडल या सागरों के अध्ययन को समुद्र विज्ञान कहते हैं, जिसके अंतर्गत जलमंडल के भौतिक और जैविक पहलू और उनकी जटिलताओं का वर्णन और व्याख्या शामिल किया जाता है। तो ये जो जलमंडल है ऐसे नहीं है कि उनमें कुछ भी हलचल नहीं है, लेकिन उसके अंतर्गत भी कुछ भौतिक बातें हैं, भौतिक पहलू हैं और जैविक पहलू हैं। उनमें भी कुछ अंतःक्रिया होती है और उनके बीच भी परस्पर संबंध पाए जाते हैं। तो उन्हीं संबंधों का और उनकी जटिलताओं का व्याख्या और वर्णन समुद्र विज्ञान में किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब हम लोग देख लेते हैं उसकी जो प्रकृति है उसको कुछ पॉइंट में देख लेते हैं। पहले देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे जो समुद्र विज्ञान है वो बहुविषयक दृष्टिकोण रखता है, यानी ये बहुत सारे विषयों को शामिल करता है। कौन कौन से विषय हैं? भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और भूविज्ञान। भौतिकी से ये कैसे संबंध है? क्योंकि ये जो समुद्र भाग होते हैं उसमें तरंगें उठती हैं, समुद्री धाराएं होती है, तो ये सभी जो पार्ट हैं ये भौतिकी के भाग हैं, इसलिए ये भौतिकी से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से देखें कि जो समुद्री जल होते हैं उसकी भी कुछ संरचना होती है, यानी उसका कुछ पीएच लेवल होता है। उसमें या तो वो अम्लीय हो सकता है या क्षारीय हो सकता है, और उसमें ऑक्सीजन मौजूद होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं गैस के रूप में। तो इस प्रकार ये रसायन विज्ञान से जुड़ा है। और जो समुद्र होते हैं उसमें जीव भी पाए जाते हैं, तो उन जीवों का भी अध्ययन समुद्र विज्ञान में किया जाता है। इस प्रकार उन जीवों के अध्ययन के कारण वो जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार जब हम लोग देखते हैं जो समुद्र होते हैं उसके जो बॉटम होते हैं, उसके जो तल होते हैं, उनकी भी संरचनाएं होती है। उसके नीचे भी जो मेंटल होते हैं या कोर होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रहती है, और उसमें भी अलग अलग मॉर्फोलॉजी होता है या स्थल रूप होता है। तो उन सभी चीज़ों के अध्ययन के कारण इसका संबंध भूविज्ञान से भी होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक अंतर विषयक विषय है, यानी कि ये अपने अध्ययन में अन्य विषयों को भी शामिल करता है, और इसी को हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं समुद्र विज्ञान की 4 प्रमुख शाखाएं हैं। 4 प्रमुख शाखाएं कौन कौन से हैं? इसमें है
सागरीय भूविज्ञान या सागरीय भू आकृति विज्ञान, भौतिक समुद्री विज्ञान, रासायनिक समुद्री विज्ञान और जीव समुद्री विज्ञान। सागरीय भूविज्ञान या भू आकृति विज्ञान में हम लोग किन चीज़ों को शामिल करते हैं? इसमें महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति यानी महासागर किस प्रकार से बने। हम लोग जानते हैं कि प्रारंभ में जैसे जो वेगनर का सिद्धांत है उसके अनुसार प्रारंभ में एक ही सागर था और एक ही बड़ा महाद्वीप था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि पैंजिया कहा गया था, और वहाँ पर एक सागर था जिसे टेथिस सागर कहा गया था। लेकिन किस प्रकार से महाद्वीपों में प्रवाह हुआ होगा और किस प्रकार से वर्तमान में महाद्वीप जो हैं आज हमें अलग रूप में दिखाई देते हैं, और उसके साथ में हमें कई सारे सागर, अटलांटिक सागर, प्रशांत महासागर और उसके साथ में हिंद महासागर, ये सभी सागर देखने के लिए मिलते हैं। तो इन सभी का अध्ययन किया जाता है, और उसके साथ में क्रस्ट और मेंटल की संरचना किस प्रकार है, सागरीय स्थल रूप यानी कि सागर के जो बॉटम है उसमें क्या क्या स्थल रूप बनते हैं, क्या क्या स्थलाकृति बनती है, वहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट होते हैं, महाद्वीपीय मगन ढाल होते हैं, और उसके साथ में खाई होते हैं समुद्र के अंदर भी। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और फिर जब हम कहते हैं भौतिकी समुद्र विज्ञान, तो इसमें भौतिकी जो गुण हैं, भौतिक गुण हैं सागर के, उन सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। जैसे लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा, सुनामी, ये सभी चीज़ें होती है जल की गति के रूप में। फिर भौतिक गुण होते हैं जल के, जिसमें तापमान, दाब, लवणता, घनत्व, श्यानता, संपीड़नता, जलपुंज होते हैं। और उसके साथ में जो सागरीय जल होते हैं उसका वायुमंडल के साथ में भी संबंध होता है। जैसे चक्रवात उठते हैं तो उसके पीछे जो है, जो सागरीय जल होते हैं उसकी बड़ी भूमिका होती है। जो मानसून आता है उसमें भी सागरीय जल का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये सभी चीज़ें भौतिकी समुद्री विज्ञान के अंतर्गत आती है। जब हम कहते हैं रासायनिक समुद्री विज्ञान, तो सागरीय जल जो है या समुद्री जल है उसकी संरचना को शामिल किया जाता है, क्योंकि उसमें अगर यदि हम लोग सागरीय जल को देखें तो उसमें हमें कई सारे रासायनिक गुण देखने के लिए मिलेंगे। जैसे गैस होते हैं उसके अंदर भी सागरीय जल के में मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं जो जीवों को, जो सागरीय जीव होते हैं उसकी ज़रूरत होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं। फिर पीएच लेवल होता है, उसके अनुसार जो सागरीय जल है वो अम्लीय या लवणीय हो सकता है, और कुछ रासायनिक चक्र भी उसके अंतर्गत होते हैं। तो ये सभी चीज़ें रासायनिक समुद्री विज्ञान में शामिल होती हैं। फिर हम लोग देखें तो जीव समुद्री विज्ञान या बायोलॉजिकल ओशियनोग्राफी, इसमें समुद्री पादप और मुख्य रूप से जो समुद्री प्राणी हैं, समुद्री जीव हैं, और वे किस प्रकार से वितरित हैं, और फिर उसका कैसा आर्थिक महत्व है, मानव किस प्रकार से अपने लाभ के लिए उसका इस्तेमाल करता है, या फिर पारिस्थितिकी में उसका कैसा रोल है, ये सभी चीज़ें जीव समुद्री विज्ञान में आती हैं। और इस प्रकार से उसकी 4 प्रमुख शाखाएं हैं। यदि हम लोग देखें तो इसकी जो तीसरी प्रकृति है उसमें हम लोग रखते हैं समुद्री विज्ञान जो है वो, उसका जो प्रकृति है वो कैसा अप्लाइड है, यानी कि ये मानव के लिए लाभदायक है। कैसे लाभदायक है? जैसे हम लोग समुद्र की जो जलवायु है उसके आधार पर, या समुद्र के में जो हलचल होते हैं या फिर उसमें जो संचलन होते हैं, उसमें जो सक्रियता होती है, उसके आधार पर हम लोग जलवायु से संबंधित पूर्वानुमान लगा लेते हैं। फिर मत्स्य के प्रबंधन के लिए, यानी जो मछली है उसका उपयोग करते हैं मानव अपने लाभ के लिए। और फिर समुद्री खनन होता है, समुद्र में कई सारे रिसोर्सेस हैं तो उसका भी खनन किया जाता है। और उसके साथ में जो हम जानते हैं समुद्र में जो सागरीय जीव हैं उसे भी हम लोग खा सकते हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जो पारिस्थितिकी के लिए अच्छे होते हैं। उसी प्रकार से वहाँ पर कुछ खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं, कुछ तेल के कुएं भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये जो समुद्री विज्ञान जो है वो अप्लाइड इम्पोर्टेंस है उसका, यानी कि इसको प्रयोग की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है।
और उसके साथ में तटीय संरक्षण जरूरी है। और जो सागरीय प्रदूषण होते हैं उसका भी प्रबंधन करने में, या प्रदूषण के प्रबंधन करने में भी ये जो सागरीय जल है वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, चौथी प्रकृति है परस्पर निर्भर प्रणाली। तो ऐसा नहीं है कि जो समुद्र विज्ञान है वो इंडिपेंडेंटली यानी कि एकल रूप में काम करता है, लेकिन इसका संबंध अन्य चीज़ों से है। जैसे हम लोग देखेंगे महासागर का संबंध वायुमंडल से है, यानी कि यदि हम लोग देखें जब मानसून आता है तो उसके पीछे जो है, जो सागर का जो स्थिति है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे जहाँ जहाँ से